जातिवादी गुंडे थे, वे हमारे मोहल्ले में ही आकर और हमारे चौपले पे आकर, जो अम्बेडकर चौक है उस पे आकर बदतमीजी और छेड़खानी और गाली गलौज करते थे। हमारे गांव के सर जितने भी लड़के थे शूटर बुला के, जो मैं उनका बदमाशों के भी नाम बता दूंगा, उन्हें बुला के प्लानिंग बना के पैसे इकट्ठे करके मेरे बड़े भाई चेतन उर्फ बुरे को सारे आम गोलियों से भून दिया। एक बार तो मैं सूट सलवार पहन के गया कोर्ट में, और एक बार मैं बुरखा उड़ के गया उनकी डर की वजह से, क्योंकि उनका गाँव में और उस क्षेत्र में आतंक था। तो सुरक्षाकर्मी के होने के बावजूद भी उन जातिवादियों ने गवाही से 3 दिन पहले मेरी माता सावित्री देवी को भी, इन सारे बदमाशों ने जो जमानत पर आए थे भैया वाले केस में, उन्होंने सब ने मिलकर घेर कर मेरी माता सावित्री देवी को भी गोलियों से भून दिया। उन जातिवादियों ने मेरे जीजा जी थे बबलू, उन्होंने घेर के घर में जाके, उनके घर जाके, उनमें तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार होया, तीजा उज्जा था, वे तीजे को घर गए, अगले दिन तीजे से अगले दिन ही मेरे जीजा जी को भी सारे इन्हीं बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। समाज ने मुझे इतना सपोर्ट करा। सामान्य सीट पर मेरे सामने बड़े बड़े जो धुरंधर बदमाश थे, सामान्य सीट पर मैं 5 घर में कैद होने के बावजूद मैं चुनाव प्रचार में मात्र एक बार निकला, समाज ने एक बार ही निकाला, तो सामान्य सीट पर मुझे 5000 वोटों से विजय किया। कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने माँ, बहन और बेटी के अत्याचार पर चुप रहेगा। ऐसे ही एक साथी को लेकर मैं आपके सम्मुख पहुंचा हूं। नाम है मीतन जाटव। मीतन जाटव नाम सुनते ही क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नाम आपने पहले सुना है? इस खबर को शुरू करूं उससे पहले नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि मीतन जाटव का नाम आज से पहले आपने सुना है या नहीं। आज मैं मेरठ के गांव में पहुंचा हूं और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है वो मीतन जाटव है। एक बहुत बड़ा संघर्ष इनका रहा है, अपने परिवार के लोगों को इन्होंने खोया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी मीतन जाटव की, उन्हीं के मुख से क्या है उनका इतिहास और वर्तमान में, भविष्य में वो किस तरह बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, माननीय काशीराम साहब ने कहा कि बहुजनों को हुक्मरान बनना है, कैसे वो बने हुक्मरान। आइए जानते हैं मीतन जाटव की खुद की जुबानी। मीतन, स्वागत आपका। सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। जरा अपने गांव के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपने इतिहास के बारे में बताएं कि क्या इतिहास पूरा आपका रहा है। मैं मीतन कुमार जाटव, गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ का रहने वाला हूं, और आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले भी वीडियो भी आई थी, और अब मेरे साहब जी आए हैं, विजेंद्र भाटी सर जी आए हैं, और हमारे जो रिपोर्टर साहब जी आए हैं, इनको तहे दिल से जय भीम। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13/7/2016 को हम अपनी कुछ दिन पे 2016 में अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे। भर्ती की तैयारी करते हमारा CRP में भी नंबर आ गया था, लेकिन कुछ ये जातिवादी गुंडे जो है ये हमें चाह रहे थे कि ये नहीं कहीं ना जाए और यहीं से का हमारी गुलामी करे। तो जब हमारे दोनों भाइयों का, मेरा और छोटे भाई का CRP में नंबर आ गया, तो उन जातिवादियों ने हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी चालू कर दी। जब बताओ साथियों, जो कोई हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे बे जातिवादी, हम उसका ऑब्जेक्शन तो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करे थे, इसका विरोध मेरे बड़े भाई चेतन उर्फ भूरे ने उठाया। विरोध किया कि आप ये समाज में ऐसा काम मत करो, आप अपने मोहल्ले में जाओ और उधर ही करो, इस मोहल्ले में मत करो। अच्छा, मतलब बाहर के लोग मोहल्ले में आके करते थे? जी, वे जो जातिवादी गुंडे थे वे हमारे मोहल्ले में ही आकर और हमारे चौपले पे आकर, जो अम्बेडकर चौक है उस पे आकर बदतमीजी और छेड़खानी और गाली गलौज करते थे। स्पष्ट बताइए किस जाति के गुंडे थे वो लोग? वे जो जाट समुदाय के लोग थे, जाट समुदाय के लोग थे, तो वे जो है छेड़खानी करते थे। इस चीज़ का मेरे भैया ने विरोध किया था। विरोध करने पे वे हमारे घर पे ही सभी बदमाश इकट्ठे होकर आए और तमंचे लेके क्या लगे, हमारे खिलाफ हम आपको बोलना सिखाएंगे। हम तीनों भाई अपना घर में खाना खा रहे थे और बैठे थे, अपने परिवार के साथ बैठे थे, तो उन जातिवादियों ने एकदम ही तुरंत वे हाथ में तमंचे ले रहे थे। तो मेरी मम्मी जो सावित्री देवी, उनके तमंचों को कह लगे, मेरे बच्चों देखो ये तो तमंचे लेकर आ गए, अब देख लो बच्चियों को दी गोली मार दें। लेकिन मेरी मम्मी और मैं हम गए तो हमने उनके तमंचे पर रोक लगाई और उनके तमंचे जो है हमने तीनों भाइयों ने पकड़ लिया और छीन लिए उनसे। छीने पीछे हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई।
पुलिस आए पीछे, हमने उन्हें तमंचे दे दिए और उन्होंने हमारे मारे, हमने यानी आपस में दोनों की मार पिटाई हुई। चोट उनकी भी लगी, चोट हमारे भी लगी थोड़ी थोड़ी। इसी घर पे जी, मेरे घर में घुस गए। पहले हमें जातिवादी नु साले चमटो, हम आपको हमारे खिलाफ बोलना सिखाएंगे और बाहर निकलो। तो हमने जो है तमंचे हाथ में लेते, मैं नहीं पूरा गांव बता देगा जो सीन हमारे घर पे घर में ही हुआ सारा सीन। 2016 में हुआ था, 9 साल पहले। तो इस पे पुलिस आ गई, पुलिस ने और उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर ही कर दिया। जो उस समय इंस्पेक्टर साहब थे वे भी इन्हीं के समाज के थे, उन्होंने मुकदमा और मेरे ऊपर ही कर दिया। लेकिन मुकदमा कर दिया तो और हमने रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े जी, हमारे घर पे तो ये तमंचे लेकर आए, हमने आपको तमंचे सौंप दिए और उल्टा हमारे पे ही मुकदमा कर दिया आपने। तो उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। क्या लगे आप इनसे भिड़ोगे, आप अपना ब्योर तो देख लो, आप कमाने खाने वाले को। ये खुद मेरे इंस्पेक्टर साहब ने कही थी उस समय। जी 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 आपको उल्टा जी जी, फंसा दिया। ये हमें फंसा दिया जी। तो फिर थोड़ा काम, जब थोड़ा समय बिचा, 1 दिन 2 दिन हम तो रह गए हल्के में। लेकिन उन जातिवादी जो गुंडे थे उन्होंने जो है हमारे गांव के सजीते भी लड़के थे, शूटर बुला के, जो मैं उनका बदमाशों के भी नाम बता दूंगा, उन्हें बुला के प्लानिंग बना के पैसे इकट्ठे करके मेरे बड़े भाई चेतन उर्फ बुरे को सारे आम गोलियों से भून दिया। जी जी जी, गाँव में जी, गाँव से बाहर मेरे भाई को गोलियों से भून दिया जी। जब मेरे भाई को गोलियों से भूना, मैं और मेरी मम्मी उनके साथ थी, तो हम इतना भागे तो वे साले तमंचे को फायर करते हुए चले गए। क्या तो साले चमटो, या तो चले जाओ ना, तुम्हें भी गोली से मार देंगे। इतने में वे भाज गई जी। जब मेरे भाई को मारा तो मैं उसमें मुकदमा दर्ज तो करूँगा नहीं करूँगा, या बिल्कुल बैठ जाऊँगा, अपनी कानूनी कार्रवाई भी नहीं करूँ। तो वे चाहते थे कि 14 चमार का इसे खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे और ये बिक जाएगा और हमारा कहना मान लेगा। लेकिन साथियों, मैंने 192/16 13/7/2016 मेरी जो मुकदमा मैंने दर्ज कराया 192/16 में दर्ज हुआ जी, 13/7/2016 में। फिर उसमें मेरी गवाही चालू हुई जी। मैं अपनी बात कोर्ट में बताना चाहता था और वे जातिवादी कुछ हमारे समाज के ही लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, यानी मुझे बिकवाने का काम चालू कर दिया, दलाली शुरू कर दी। उन्होंने दलाली शुरू कर दी कि हम आपको बिकवा देंगे, हम आपको जो है 1 करोड़ दुआ देंगे, 2 करोड़ दुआ देंगे, आप समझौता कर लो, आप जो है इनसे नहीं भिड़ सकते, ये बदमाश है, बड़े हैं, इनके ज़मीन जायदाद है। हमने कह दी अगर हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मैंने उनसे कह दी। लेकिन उन दरिंदों ने क्या काम करा, जब भी गवाही पे जाता था वे मेरे घर के आसपास ही घूमते थे। रात को उन्होंने जो मेरे कुआड़ भी तोड़ दिए थे और मेरी दीवार भी पाड़ दी। तू साले डर जा, अगर तू जाएगा तो हम तो बाहर निकल के मार देंगे। मेरी मकान की छत भी पाड़ दी थी उन्होंने जी। तो मैं उनसे, लेकिन उनसे मैं डरा नहीं, ना मैं उनसे डरा, ना मैं उनसे झुका बिल्कुल भी। लेकिन मैं जब मुझे सवेरे के टाइम में 4 बजे उठा, मैं पैदल निकल लिया, मुझे कोर्ट में गवाही दे जाना। मेरी मम्मी और मैं चुप निकले, ई खोई निकल गए। तो हम जाकर बस में बैठे, मैंने सूट सलवार, एक बार तो मैं सूट सलवार पहन के गया कोर्ट में और एक बार मैं बुरखा उड़ के गया, उनकी डर की वजह से, क्योंकि उनका गांव में और उस क्षेत्र में आतंक था, उनका आतंक था, क्योंकि बड़े बदमाश थे वे। और जी पुलिस प्रशासन ने साथ नहीं दिया? नहीं, मैं पुलिस प्रशासन को कहता था तो मुझे पुलिस प्रशासन वाले ये कहते थे उस समय कि जब आपको डर लग रहा तो आप घर से बाहर निकलते क्यों, या आप एक काम करो, आप जो है बाहर काम कर लो, फैक्ट्री में कर लो, यहाँ से का तुम हम सुरक्षा देंगे। तो उस समय इन्होंने पुलिस प्रशासन ने मुझे ये कहा था। तो हम डरते लुकते छिपते हम वहाँ चले गए कोर्ट में। तो मेरे पे कोर्ट में भी फायर होया, मैं बुरखा उड़ कर गया था तो मेरे पे कोर्ट में फायर हुए पीछे। लेकिन मैंने जज साहब को बताई, मगर साहब जी मेरी क्या लेते, मुझे ये मार देंगे, मेरे बयान लिखवा लो। लेकिन जज साहब कहने लगे आपकी अगली तारीख दी थी उन्होंने 1 तारीख को आपके बयान लिखवा देंगे, ना तो फिर हम अलग अलग फाइल कर देंगे। जब मैं कोर्ट में गया तो उन्होंने उन बदमाशों ने 1 तारीख का 6 तारीख बना दिया। मैं वहाँ 1 तारीख को पहुँचा तो वहाँ देखा तो 1 का 6 बना रखा था। मैं कहला जी, तो मैं पूछा नहीं, आज तो गवाही नहीं तुम्हारी 6 तारीख की। मैं कहने लगा मगर 1 तारीख की गवाही है और मैं आया था, मुझे खतरा है 1 और 3 के बीच में मुझे मारेंगे जरूर, या मुझे मारो मेरे परिवार के सदस्यों को मारेंगे जरूर जी। तो उन जातिवादियों ने मेरी यानी किसी ने नहीं सुनी। मैं फिर SSP मंजिल सैनी कप्तान थी, मैं उनके पास गया, पेश हुआ, मगर जी मुझे 1 के 3 के बीच में वे मार देंगे, आप मुझे सुरक्षा दे दो। जज साहब ने भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन सुरक्षा के तो आदेश कर दिए, लेकिन जो वो ही उस समय इंस्पेक्टर था, उस इंस्पेक्टर साहब ने
उस आदेश का कोई पालन नहीं किया। सुरक्षा नहीं दिया। सुरक्षा दी थी, एक सुरक्षा कर्मी भेजा, वो भेज दिया बीमार। अच्छा, वो बीमार था, वो जो है कह लगा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा, मैं तो चला जाऊंगा। खाना खर्चा भी आपने उठाया होगा। हाँ, सब खाना खर्चा मेरे सिर पे ही था। और हम तो वही घर में कहते हमारे कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, हम तो जी कमाना, वही कमाना था, वही खाना था हमारा। तो उस सुरक्षा का मैं जब वो सुरक्षा कर्मी भेज दिया, वो बीमार था, मैं कहने लगा, मेरी मम्मी कहने लगी मैं जंगल में जा रही हूँ, आप जो है इन्हें लेकर, मैंने कह दी मम्मी तुम सुरक्षा कर्मियों को लेकर चले जाओ जंगल में। तो सुरक्षा कर्मी के होने के बावजूद भी उन जातिवादियों ने घवाई से 3 दिन पहले मेरी माता सावित्री देवी को भी, इन सारे बदमाशों ने जो जमानत पर आए थे भैया वाले केस में, उन्होंने सब ने मिलकर घेर कर मेरी माता सावित्री देवी को भी गोलियों से भून दिया खेत में, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद भी। सुरक्षा कर्मी तो उसको देख के लुबक गया और भाग गया जी। तो जब मैं फिर वहाँ का अंदर ईख में हम भी गए पहुँचे, तो उन्होंने हमारे पीछे मेरे छोटे भाई के पीछे फायर चालू कर दिया, लेकिन मैं ईख में लुबक के मैंने तुरंत ही अपनी माँ को, मेरी माँ कहने लगी इनके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में हथियार नहीं है, आप जो है ईख में लुबक कर पुलिस को फ़ोन कर दो। मैंने तुरंत ही उनके सामना करा, पहले तो मेरी माँ ने हमने, लेकिन मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस का आवाज़ आते ही 112 पर कॉल करते ही वे भाग उठे। और तो जी मेरी माँ को हमने आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन मासी का उनकी जब तक मौत हो चुकी थी। मैंने वो भी मुकदमा दर्ज कराया, जब मेरे सामने मेरे गांव के ही जो बदमाश थे उन्होंने ही गोली मारी, मैंने वो भी मुकदमा दर्ज कराया। नाम दर्ज मुकदमा होया 41/18, यानी कि 3/2/2018 में मेरी माँ का उन्होंने गोली मारी थी। तो वे चाल लगे कि अब तो बिक जाएगा, अब तो खरीद लेंगे साले को मार के को, तो उन्होंने गाँव में चर्चा कर दी। लेकिन मैं उनसे फिर भी मुकदमा दर्ज कराया जी। मैं कहा डरूंगा नहीं, मैं मुकदमा अपनी बाबा साहब की कलम से, मैं हथियार से नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं कलम से तो लड़ सकता हूँ जातिवादियों के खिलाफ। तो उन्होंने जो है सोचने लगे, मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे, तो उन्हें सोचिए साला अब भी नहीं डर रहा, तो इसका एक काम करो, इसके जीजा जी को, जो इसको पैरोकार को भी ख़त्म कर दो, जिससे कि वो घर में से निकले ही नहीं। तो उन्होंने, उन जातिवादियों ने, मेरे जीजा जी थे बबलू, उन्होंने घेर के घर में जाके, उनके घर जाके, उनके तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार होया, तीजा उज्जा था, वे तीजे को घर गए, अगले दिन तीजे से अगले दिन ही मेरे जीजा जी को भी सारे इन्हीं बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। ये मेरे जीजा जी थे लगभग 36-37 साल के जी, उनको भी गोलियों से भून दिया जी। तो मेरे माता भी और मेरे जीजा भी और मेरे भैया भी, तीनों को गोली से भून दिया। मैं उसमें केस में बचा जसमदीद गवाह एक। मेरी जो भाभी थी वो भी डर की वजह से, उन्होंने उससे तो खरीद लिया था, वो तो चली गई थी जी, जो भी छोड़ गया। तो मैं तो वो चली गई थी, उसका मैं नहीं जिक्र करता। लेकिन फिर जब मेरे जीजा जी को गोली मारी, मैंने वो भी मुकदमा दर्ज करवाया, वो भी दर्ज करवाए पीछे। फिर मैं कानून लड़ता रहा। हम अपने घर में भूखे प्यासे, हमने टाइम 3-3 दिन तो हमने भूखे प्यासे, लेकिन समाज के लोगों ने, मैंने सबसे अपने समाज से भीख मांगी, हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, लेकिन मेरे समाज ने मुझे निराश नहीं किया। जो भी जिस पे 1 बना 2 बने, जो भी दिया, उन समाज ने मेरी मदद करी। फिर उसके बाद मेरी गवाही कंप्लीट होगी, कंप्लीट हुए पीछे उन जातिवादियों ने फिर धमकी देनी चालू कर दी, या तो हम 2 बीघे खून बेच देंगे, 4 बीघे खून बेच देंगे, हम जो है मारेंगे जरूर। लेकिन मैं कहने लगा हमारे भी हाथ अब पीछे नहीं बंधे, अगर कोई हमें मारेगा तो हम भी पीछे नहीं, समाज मेरी साथ है। फिर मुझे समाज की थोड़ी ताकत मिले पीछे, फिर मैंने आपके सहयोग से, समाज के सहयोग से, आज मेरे जो तीनों केस है, जो मेरी मम्मी वाला केस है, भैया वाला केस में, तो उन 5 लोगों को, जो वे जिसने मेरे भैया का मर्डर करा था, उन 5 लोगों को, जातिवादी गुंडों को, 5 को तो आजीवन कारावास हो गया है, और जी 2 के उनके एक का एनकाउंटर फुल है, एक का हाफ एनकाउंटर हुआ। लेकिन फिर शासन प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर शासन प्रशासन ने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा पूरा यानी उन गुंडों के साथ दिया, और आज भैया वाले केस में तो 5 को आजीवन कारावास हो गया, और मम्मी वाला केस और जीजा वाला केस अभी डे बाय डे चल रहा है। आप सभी भाइयों को और समाज के सभी भाइयों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, उनको भी जैसे 5 को आजीवन कारावास हुई है, और उन बदमाशों को भी या तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास 100% होगी, क्योंकि मेरा समाज मेरी साथ है। तो मितन, एक गांव के छोटे से मजदूर से और आज एक समाज का नेतृत्व कर रहे नेता,
क्योंकि अब आप वर्तमान में गांव के एक जिम्मेदार नेता भी हैं और गांव की जो व्यवस्था है उनको संभाल रहे हैं। यहाँ तक का जो सफ़र है वो तो आपने स्टोरी में सुनाया, लेकिन अब समाज का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है और किस तरीके का आप समाज को उल्टा सहयोग दे रहे हैं? अब मैं बताऊं, मैं सर जी अभी आगे बताना चाहता हूं। अभी वर्तमान में आप क्या वर्तमान में मैं जिला पंचायत सदस्य हूं, वार्ड 15 से, रोहटा ब्लॉक से। और जिला पंचायत सदस्य आपकी दुआ से समाज ने मुझे इतना सपोर्ट करा। सामान्य सीट पर मेरे सामने बड़े बड़े जो धुरंधर बदमाश थे, सामान्य सीट पर मैं 5 घर में कैद होने के बावजूद मैं चुनाव प्रचार में मात्र एक बार निकला, समाज ने एक बार ही निकाला, तो सामान्य सीट पर मुझे 5000 वोटों से विजय किया। 5000 वोटों से समाज ने मुझे बहुत बढ़िया तोहफा दिया। और समाज के जो भी मामले होते हैं, फ़ोन का जाने का होया, मैं तुरंत जाता हूँ, अपने समाज को समझाता हूँ। लेकिन अपने समाज को इतना मजबूत हो लगा मेरा समाज, सबका मन मीतन बनने को कर रहा है कि लड़ाई लड़ेंगे तो मीतन वाले लड़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला भी, हमारा समाज भी थोड़ा कमज़ोर है, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरठ चूँकि क्रांति की भूमि कही जाती है, 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई है और आज मेरठ के अंदर एक बहुत बड़ा एक बहुजन समाज का एक प्रोटेस्ट भी था, जिसमें इंद्रू शेखर और जो सभासदों की पिटाई हुई उसको लेकर मामला हुआ। लेकिन जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो हमें हताशा या निराशा हमको हाथ लगी कि जिस तरीके से समाज मेरठ का जाटवों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद वहाँ पर हमें चंद लोग देखने को मिले। देखो मैं बताऊंगा, वहाँ से का जो मेरे पास भी कॉल आई थी कुछ लोगों की, क्या मीतन भैया आप भी आ जाओ। देखो मैं उससे अभी थोड़ी सी मैं भीड़ भड़के में ही भीड़ में मुझे भी, मैं पुलिस सुरक्षा में रहता हूँ। 8-10 पुलिस, 7-8 पुलिस वाले मुझे सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी वे बदमाश जमानत पर आकर घूम रहे हैं। तो लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया। लेकिन मेरी कीर्ति भाई से ही बात हुई थी, इद्दू भैया वाले मामले में बात हुई थी। लेकिन उस मामले में जो मुझे थोड़ी ढिलाई, जब एक दिन मेरी पहले बात हुई और शाम को ही कीर्ति भाई ने समझौता कर लिया। इस समय थोड़ा लेकिन समाज को आता, लेकिन कुछ नहीं, वही उसकी प्रॉब्लम थी, क्या होया क्या, क्योंकि सरकार उनकी है, उनकी सरकार की तानाशाही चल रही है, क्या पता उस पर इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया हो। उस मामले में देखो बेचारे का उनका विवेक है, उन्हें भी सिटी के अंदर रहते हैं भाई, एक न एक मामला ऐसा है, क्या करें बताओ। उसमें उस मामले बेचारे के, लेकिन उसी गल जो मार पिटाई हुई वो गलत हुई। उन्होंने जो करा, पार्षदों की जो पिटाई करी है वो गलत करी है उन्होंने। तो साथियों, ये मीतन जाटव, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कितने वर्षों से समाज के साथ हुई जो विषमताएं हैं या समाज को आगे लाने में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सोच सकते हैं गांव का एक छोटा सा व्यक्ति जो मात्र 150-200 रुपये दिहाड़ी पर काम करता हो, आज एक शासन प्रशासन के अंदर एक सम्मानित पद पर है। लेकिन खोया परिवार को है, खोया अपनों को है, उसके बावजूद आज तक भी इनको ये डर लगा हुआ है कि जो जातिवादी गुंडे, जो जातिवादी आतंकी जमानत पर बाहर आए हैं, वो कहीं ना कहीं इनको भी मौत के घाट में उतार दें, जैसे इनके परिवार के लोगों को उतारा है। इस स्टोरी को हालांकि हमने कई बार आपको समता आवाज़ टीवी के माध्यम से और भीम सेना के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन आपको आज खुद मीतन जाटव के मुख से अपनी स्टोरी सुनकर कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर ऐसी स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, मैं हूं मनोज अंतानी, आज मेरठ से।